संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 की गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता आंखें खोल कविता हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने जन जन का चेहरा एक और दूर तारा कविता पढ़ी। ये दो कविताएं हमने जो हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, इनका गहन अध्ययन किया। इसके पश्चात खोल आंखें कविता, इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि देश की आजादी के पश्चात अब हमें ये समझना चाहिए कि हमारा विकास, हमारा जो लक्ष्य है देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का, वो किस प्रकार से है। हमने जो सपने देखे हैं जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के, तो अब हमें आंखें खोल लेनी चाहिए, सजग होना जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए। खोल आंखें प्रतीक है एक सजगता की, कि जो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पूर्व हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता के बाद में एक नव भारत का निर्माण का संकल्प हमें लेना चाहिए। किस तरह से हम देश के विकास में अपने सहयोग को दे सकते हैं। ये देव संस्कृति का इतिहास वाला हिंदुस्तान है, जिसमें देवी देवताओं ने जन्म लेकर के इस धरती को सदैव पवित्र बनाया है। हमें उस देश की आज़ादी के पश्चात उस देश के सपनों को, उम्मीदों को पूर्ण करना है। ये जो लोगों ने देखे थे, जो सपने सजोए थे, उन्हें अपनी आंखों के जो सपनों को उन्हें साकार करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। जब तक हम निष्ठावान नहीं होंगे, देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे, कार्य के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, स्वप्न दर्शिता बनने से ही हमारा काम बनने वाला नहीं है। कवि ने आंखें खोलने का आग्रह का मतलब था, आंखें खोलो। हम देश की को गुलामी से आज़ाद करा चुके हैं। हमारे देशवासियों ने अपना खून बहा करके इस देश को आज़ाद कराया, इस देश को स्वतंत्र कराया। इसलिए अब देख लेना चाहिए कि हम किस देश में जी रहे हैं, क्या कमियां हैं इसमें, किन प्रकार की समस्याएं हैं जो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या उन समस्याओं के प्रति हमें देखना चाहिए, उसके प्रति दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवि ने इसके संबंध में अपने विचारों को गति दी है। कवि बड़े ही राष्ट्रवादी विचारों को भी और कर्मशील विचारों को हमारे सामने रखा है। और क्या है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता सदैव ज्ञान की सभ्यता रही है। यहाँ ज्ञान की पिपासा सदैव बनी रही है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और बुद्धि के विकास से हिंदुस्तान के नाम को उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। कवि मुक्तिबोध ने हमें कहा है कि हमें स्वप्न दृष्टा नहीं बनना है। हम सपनों की दुनिया से बाहर निकल करके वास्तविक दुनिया का हमें परिचय प्राप्त करना है। हमें आंखें खोल लेनी चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को अब निर्धारित करना चाहिए। और हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है, और जिस देश के व्यक्ति के मन में क्रांति, देश की आज़ादी की, प्राणों की जिसके अंदर जलन हो, उत्साह हो, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। हमारी गुलामी का मूल कारण हमारी निष्क्रमणता, हमारी अशिक्षा, हमारी बेरोजगारी, ये सभी कई हमारी जो कमियां थी, उन्हीं कमियों ने हमें देश की गुलामी का बनाने के लिए मजबूर हुए हैं। किंतु अब गुलामी की बेड़ियां कट चुकी हैं। हम एक नए युग में आ चुके हैं। एक नई दृष्टि, एक नए विचारों को अपने मन में स्थान देना चाहिए। कवि ने यहाँ आशावादी और देश में खुशहाली लाने के लिए अपने योगदान को स्वीकार करने का आग्रह किया है। कवि खोल आंखें कविता यानी वास्तविकता से परिचय। खोल आंखें का मतलब होता है वास्तविकता से परिचय कर लो कि हम कहाँ, किस देश में और किस रूप में जी रहे हैं। ये अनुभूति हमें होनी चाहिए। ये कविता का एक माध्यम है, एक विचार है जो कवि हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या कहते हैं कवि गजानन माधव मुक्तिबोध? देखिए, खोल आंखें इस कविता का शीर्षक है। आज़ादी के बाद में ये कविता, यानी कि आज़ादी के बाद में ये कविता लिखी गई थी, और इस कविता में हमारे लोगों को जागरूक रहने का
संदेश दिया गया है। क्या कहते हैं देखिए, जिस देश प्राणों की जलन में एक न्यूतन स्वप्न का संचार हो। कहने का मतलब होता है जिस देश में प्राणों में, जिस देश के प्राणों में, प्राणों की जलन में न्यूतन यानी नया, स्वप्न का संचार हो, यानी जो देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ हो, ऐसा देश जिसके प्राणों में एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया उत्साह का संचार हो रहा है। क्योंकि वो देश गुलाम की बेड़ियों में बंद था, किंतु आज हमें आंखें खोल के देखना चाहिए कि हमारा देश हमारे प्राणों की उत्साह से, हमारे प्राणों के उत्सर्जन से, हमारे प्राणों के बलिदानों से आज देश को एक नए जीवन का संचार हुआ है। एक न्यूतन स्वप्न का संचार, एक नया स्वप्न हमें देखना चाहिए। एक नया सपना हमें सजोना चाहिए, क्योंकि हमारा देश अब आजाद हो चुका है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ चुका है। सभी व्यक्तियों के मन में देश के प्रति एक निष्ठा, एक उत्साह, एक भावनात्मक जो रूप है वो उत्पन्न होना चाहिए। अब हमें नए स्वप्न देखने चाहिए, जो हम गुलामी के समय जो हमने सपने देखे थे, जिनको पूर्ण करने का हमने संकल्प दोहराया था, अब वो वक्त आ गया है। हमें नए स्वप्न देखने चाहिए। जो प्राचीन है, जो टूट गया, जो निकल गया, उसका त्याग ना चाहिए, और नए सपने जो हमारे जीवन में नया उत्साह उत्पन्न कर दे, नई उमंग की भावना उत्पन्न कर दे, ऐसे सपनों का संचार हमारे भीतर होना चाहिए। कवि मुक्तिबोध कहते हैं, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही, वो तड़प कर उस निराले देश में तू खोल आंखें। आगे कवि कहता है कि ओ मेरे हृदय, अपने ही हृदय को संबोधित करते हुए कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि ओ मेरे हृदय, उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। उस ज्वलन का मतलब होता है जहां उत्साह हो, जहां ज्वलन का मतलब होता है जहां उत्साह का संचार हो, बलिदान की भावना हो, वो मेरे हृदय, अपने ही हृदय को संबोधित करते हुए कहता, देश के लिए समर्पित हो जा, भूमि में बिछ जा स्वयं। जैसे हमारे महान नेताओं ने, हमारे महान क्रांतिकारियों ने देश को बलिदान करने के लिए अपने संपूर्ण प्रकार के सुखों का हवन करके, उनको नष्ट करके, अब देश के सुख के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो कवि यहाँ भी अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहता है कि ओ मेरे हृदय, मेरे उस ज्वलन यानी उत्साह या बलिदान की भावना उत्पन्न करने वाले हो मेरे हृदय, तो एक मेरे हृदय में एक नया उत्साह, एक नई ज्वलन तू उत्पन्न कर दे, ताकि मैं भूमि बिछा यानी अपने आप को, मैं इस देश की भूमि के लिए अपने आप को न्योछावर कर दूं। बिछाने का मतलब होता है न्योछावर करना, न्योछावर कर देना, कि मैं इस देश की भूमि पर, जिस पर क्रांतिकारियों ने अनेक क्रांति की अपना खून बहाया, मैं भी इस धरती के लिए अपने आप को बलिदान कर देना चाहता हूं, इस धरती पर बिछ जाना चाहता हूं, धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए कुछ करना चाहता हूं। वो तड़प कर उस निराले देश में तू को लाके, ओ मेरे हृदय, तेरी तू तड़प कर देख, तड़प कर देख तू कौन से अनोखे देश में रह रहा है। निराले का मतलब होता है अनूठा। तू देख खोल, किस भारत, नया भारत है ये, हिंदुस्तान है, आजादी के बाद का भारत है। तेरे मन में तड़पन होनी चाहिए देश को देखने की, देश को की विकास को, गति को देखने की। तू तड़प, तेरे मन में उस देश के लिए तड़प होनी चाहिए। उस निराले देश में तू को लाके, किस निराले देश में तू रह रहा है, वह भारत देश जो अभी अभी नए रूप में स्वतंत्र हुआ है, उस निराले देश में तू रह रहा है। तू आंखें खोल, देख,
आज हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, आज भारत आजाद हो चुका है। हिंदुस्तान की आजादी के ऊपर आज लोगों के मन में नया उत्साह, नई उमंग, नया जीवन का संचार होने लगा है। अब तू आंखें खोल ले, स्वप्न दृष्टा की दुनिया में मत रहे। दिन में सपने देखने वाले लोग कभी भी जीवन में सफल नहीं होते, इसलिए तू अपनी आंखें खोल ले। आंखें खोलने का मतलब होता है वास्तविकता से परिचित होना, यानी वास्तविकता से परिचित। अर्थात तू देख ले हमारा देश आज किस दशा में है, किस ओर जा रहा है। तू अपनी आंखें खोल कर देख ले, तू किस निराले देश में है। तेरे मन में उस देश के प्रति एक तड़पन होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए। क्या कहता है? देश जलते स्पंदनों को क्या उलझता ही गया है। देश जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है। स्पंदनों का मतलब होता है धड़कन, धड़कन। देश जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है। देखिए कवि यहां पर बताना चाहता है, देश स्पंदनों का मतलब होता है हृदय। देश के लिए लोगों के हृदय में सदैव क्रांति की ज्वाला भड़कती रही है और लोग उलझते ही रहे उस क्रांति की ज्वाला से, मुकाबला ही करते रहे हैं। क्योंकि देश जलते स्पंदों में, देश को जब गुलामी की जंजीरों में देखा, देश को जब टूटते हुए देखा, देश को जब जलते हुए देखा, तो उन धड़कनों में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई कि देश को आजादी कैसे मिले, देश को स्वतंत्रता कैसे मिले। जलते हुए देश को, इस प्रज्वलित देश को या जलते हुए देश को, इस अग्नि को, फूट को कैसे समाप्त किया जाए, इस उलझन में ही उलझता रहा है। क्या तू इसी विचार में घुस खो रहा है। जो नई चिंगारियां हैं, यहां चिंगारियां हैं का मतलब होता है नई चिंगारी का मतलब यहां स्वतंत्रता। जो नई नई स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता की जो चिंगारियां हैं, छोटी जो क्रांतियां हैं, नव स्वप्न का आलोक ले। ये नए सपनों को संचारित करने वाली है। नए स्वप्न को, नव यानी नए, आलोक यानी प्रकाश, यानी हमारे मन में नए उत्साह, नए प्रकाश का संचार करने वाली यह क्रांति है। ये जो नई चिंगारियां करने का मतलब होता है यह नया स्वतंत्रता। ये हमारा भारत देश एक नव स्वतंत्र देश है, उसमें नए सपने हमारे आंखों में पल रहे हैं। उसका प्रकाश स्वतः अभिभाषित है, प्रकट है। तो कवि ने नव स्वप्न का आलोक ले। अगर तुझे देखना है तो नए सपने और उजाले में देख, प्रकाश में देख। क्योंकि अब हम अंधेरे में नहीं है, उस गुलामी के अंधेरे से हम मुक्त हो चुके हैं। अब हमारे सपने भी नए हैं। उस प्रकाश की बाती बिल्कुल स्वच्छ है, उस प्रकाश की बाती बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए तू अगर सपने देखना है तो वो सपने देख जो नए हों, जो हमारे उम्मीदों के अनुरूप हों। उत्पन्न होती जा रही उन सबल तम तिल कोमल देश की चिंगारियों में, अर्थात जो हमारे स्वप्न के अंदर, यानी हम जो नए सपने देख रहे हैं, उस सपनों के अंदर एक नया प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, एक नया उत्साह उत्पन्न होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम देश की उस क्रांति को स्वयं अपनी आंखों से देखें। किस तरह से हमारे देश की आजादी के लिए लोगों ने अपना आत्म बलिदान किया, हमारे नए सपनों को उन्होंने सदैव जीवित रखा, कभी उसे नष्ट नहीं होने दिया। तो देखिए उन सबलतम तिरु कोमल देश की चिंगारियों में, देखिए सबलतम यानी सबल यानी मजबूत, सबल यानी मजबूत। आज हमारा देश जो है वो कमजोर नहीं है। आजादी के बाद हमारा देश एक विकासशील देशों की दृष्टि में अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तिरु यानी उन सबलतम तिरु कोमल देश की चिंगारियों में, चिंगारी का मतलब होता है स्वतंत्रता, वही उत्साह, स्वतंत्रता की उत्साह।
स्वतंत्रता की उत्साह भावना। इसलिए कवि कहना चाहता है कि हमारा देश मजबूती की ओर है, कोमल देश की। यह हमारा देश बड़ा ही दूसरे देशों के प्रति कोमल दृष्टिकोण रखने वाला है, दूसरों को सदैव फूट डालो वाली नीति नहीं अपनाता, बल्कि दूसरों को युद्ध और जैसे जो मनुष्य के प्रतिकूल हैं, जो मनुष्य के लिए अहितकारी है, ऐसे कोमल फैसले लेने में देश का सबसे बड़ा योगदान है। वो है भारत देश, जो कोमल देश, ये बड़ा कोमल है देश। इसके रहने वाले जो लोग हैं वो कोमल हृदय के हैं, बड़े ही ये निर्दयता नहीं दिखाते, सदैव दूसरों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए कोमल हृदय देश की, ये हमारा देश भी कोमल है, यहाँ के लोग भी कोमल हृदय के पास। चिंगारियों में अपने कोमल हृदय की देश की देखो, चिंगारी यानी स्वतंत्रता की नई उत्साह को देखो आप, जो खिले हैं वे स्वप्न रखती हूँ। जो कुछ भी हमने सपने देखे हैं उन सपनों को, रक्तिम का मतलब था खून, खून से सींच करके उन सपनों को तैयार किया गया है। हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश की आजादी चाहने वाले देश के राजनेताओं ने, देश के क्रांतिकारियों ने अपना खून बहा करके हमारे सपनों को खिलाया है, हमारे सपनों को साकार किया है, हमारे सपनों को पूर्ण किया है। क्यों? क्योंकि जब तक देश, उन्होंने कहा था आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या कुछ भी देश के क्रांतिकारियों ने अपना खून बहा करके देश के सपनों को साकार किया है। देख ले जी पर के तू देख ले, इसे नव भारत की भूमि है, स्वतंत्र भारत की भूमि है, तो इसे जी भर कर देख ले, मन भर कर देख ले। जी का मतलब था मन भर करके, जी भर यानी मन भर कर, मन भर कर देख ले, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, आजादी के बाद का भारत है, एक नया भारत है, एक नई उम्मीदों का भारत है, एक नई तस्वीर का भारत है। इसे तू जी भर करके देख ले, मन भर करके देख ले। उस असीम विकल रस को पी स्वयं भी, उस असीम विकल रस को पी जो स्वयं भी, विकल रस, रस यानी आनंद, स्वयं भी, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। देखिए ये देश है जिसमें किसी प्रकार की, कहने का मतलब होता है ये धन्य धान से परिपूर्ण है देश, आजादी के बाद का ये देश है। असीम, उस असीम विकल रस को पी स्वयं, कहने का मतलब होता है आनंद का भोग कर, रस का मतलब होता है आनंद। इतना आनंद है कि तुझे कष्ट और संकट तेरे सामने नहीं आएंगे, स्वयं भी पी और दूसरों को भी उसे आनंद की एहसास करवा। स्वयं भी पी यानी आनंद का भोग कर। समस्त प्रकार की जो हमारे देश की विभूतियां हैं, देश की जो अस्तित्व है, उस देश के अस्तित्व की रक्षा करते हुए अपने को भी उस देश के प्रति समर्पित की कर, और साथ ही साथ देश के लिए तुम आनंद का भोग भी कर। यानी इस देश का तू वासी है, रहने वाला है, तुम स्वयं भी आनंद का भोग कर, क्योंकि ये असीम देश, असीम रसों की अनुभूति कराने वाला देश है। यह महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा। देखिए यहां कवि ने बताया यह महाव्याकुल, हमारे मन में व्याकुलता यानी बेचैनी, महाव्याकुल, कभी कभी मन बेचैनी, बेचैनी, अनावृत ज्ञान लिप्सा। अनावृत का मतलब होता है हटा, कि आवरण को हटा देना, हटा देना, यानी कोई भी चीज है जो हमारे ज्ञान के पर्दे के सामने हो, वो ज्ञान लिप्सा को, अब कोई चीज हमारे ज्ञान लिप्सा को रख नहीं सकता। वो ज्ञान लिप्सा जो है, लिप्सा का मतलब होता है इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, वो कभी समाप्त ना हो। हमारे सामने ज्ञान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए, ये व्याकुलता हमारे सदैव मन में बनी रहनी चाहिए।
हम सदैव व्याकुल रहें, बेचैन रहें। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। क्योंकि हमारा देश, समाज, विश्व में महागुरु के नाम से या गुरु के नाम से ना जाना जाता है, विश्व गुरु के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ बड़े बड़े तपस्वी ने अपने ज्ञान के माध्यम से विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान, इस देश की पहचान बनाई है। तो उस ज्ञान की लिप्सा को सदैव अपने मन में बनाए रख, एक तरफा रख रही निज में आवृत एक सपना, अनावृत एक सपना। रख रही निज यानी अपने मन में अनावृत यानी वही यानी आवरण को हटा देना। अगर किसी तरह से तुम्हारे मन में एक सपना है तो वो केवल सपना नहीं बने, उस सपने को साकार करने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए, तुम्हें कार्यरत होना चाहिए। निज यानी अपने अनावृत एक सपना, जो तूने अपने अंदर, अपने भीतर एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का अब वक्त आ गया है, समय आ गया है। तो उस समय के अनुरूप तुझे फैसला करना होगा। देखिए, शास्त्रों स्वर्गीय सपनों से बृहत्तर स्वप्न का ये व्योम नीला, प्राण पृथ्वी झुका है। कहते हैं शास्त्रों यानी सैकड़ों, स्वर्गीय सपनों से बृहत्तर, स्वर्गीय सपनों से, स्वर्ग के समान, स्वर्ग के समान, आनंद की अनुभूति कराने वाले, बड़े, बृहत्तर यानी बड़े। हमने जीवन में स्वर्ग के समान अनुभूति करने वाले सैकड़ों सपने अपनी आंखों में सजाए हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। स्वर्ग के समान अनुभूति, सुख की अनुभूति करने वाले हमने सैकड़ों सपने देखे हैं। सहस्त्रों यानी सैकड़ों सपने, ऐसे स्वर्ग, ऐसे सपने जो हमें स्वर्ग की अनुभूति कराते हैं, आनंद की अनुभूति कराते हैं। तो उनको साकार करने के लिए जब तक हम आंख खोलकर नहीं देखेंगे तो सपना केवल आंखों में ही समाहित होकर रह जाएगा। हमें खोल करके देखना होगा आंख, तभी हम वास्तविकता से परिचित हो पाएंगे। स्वप्न का यह व्योम नीला, स्वप्न का व्योम नीला, व्योम यानी आकाश, यानी स्वप्न का जो आकाश है वो विस्तृत है, खूब नीला है। जैसे नीला आकाश होता है शून्य की तरह, तो हमारा हृदय भी स्वप्न की भांति, व्योम की भांति है। उस व्योम रूपी नीले हृदय में नए सपने पलते हैं, नए सपनों को साकार होते हुए हम देखते हैं। प्राण पृथ्वी पर झुका है, प्राण पृथ्वी पर झुका है, यानी ये प्राण अलग नहीं है, पृथ्वी यानी अलग, सदैव स्वप्नों में के प्रति समर्पित रहा है, सपनों के प्रति ये समर्पित रहा है। प्राण भी सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहा है, न्योछावर रहा है। आगे कवि कहते हैं, उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा के क्षितिज पर जो खींचा है स्वप्न। कवि कहता है, अर्थात उस महाव्याकुल, हमारे मन में एक ऐसी बेचैनी होनी चाहिए जो हमें ये आंखें खोल करके, जैसे हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और फिर आंखें खुल जाती है। आंखें खुलती है तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो हमें हमारे मन में उस महाव्याकुलता की जो भावना है वो सदैव विद्यमान रहनी चाहिए, तभी हमारी आंखें खुल पाएगी। अनावृत ज्ञान लिप्सा यानी कुछ भी आवरण नहीं है, इसका मतलब होता है खुली ज्ञान पिपासा, खुली ज्ञान पिपासा, अर्थात तुम्हारे पास में ज्ञान का द्वार खुला है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ये ज्ञान और विज्ञान का देश है। के क्षितिज पर, क्षितिज का मतलब होता है धरती और आकाश के मिलन का स्थान, धरती आकाश के मिलन का स्थान, जिसे हम कहते हैं क्षितिज। धरती से लेकर आसमान के मध्य की जो चीज है, जो खींचा है स्वप्न, जिस पर हम हमारे सुनहरे सपने निर्भर है,
जिस पर हमारे सपने बने हैं, जिस पर हमारे सपने टिके हैं, वो हमने सपनों को की जो तस्वीर खींची है, जो हमने सपनों का निर्माण किया है, वो वैसे ही है जैसे धरती और आकाश के बीच में एक नगण्य है, कुछ भी नहीं है। उसी तरह से सपनों को पालने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए आंखें खोलनी ही पड़ेगी। बिना आंखें खोले हम सपनों को साकार नहीं कर सकते, सपनों को पूर्ण नहीं कर सकते। सपनों के लिए संघर्ष और आंखें खोलने की आवश्यकता है। आगे है, श्रावण सांझ के वितरित घरों पर अमित नीला जामुनी अति लाल रंग सुंदर। कवि कहता है श्रावण की मास, श्रावण मास में जब संध्या बादल चारों तरफ घिर जाते हैं, ये प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति इस कविता में कराई है। कवि कहता है श्रावण मास की सांझ है, संध्या का समय है, और जो वितरित है, फैले हुए या बिखरे हुए जो बादल हैं, वो उस सांझ को और अधिक सुंदर बना देते हैं। अमित यानी अत्यधिक रूप से, नीला आकाश, कभी जामुनी, कभी अतिलाल, वो सुंदर दृश्य। देखिए प्रकृति अपना रूप बदल रही है। ये नव भारत की, हिंदुस्तान की तस्वीर है। ये प्रकृति का रूप देखिए, ये भी पल प्रतिपल अपना रूप बदल रहा है। अमित अत्यधिक रूप से, बहुत अधिक रूप में। क्या होता है, प्रकृति सांझ के समय, सावन महीने में बादल चारों तरफ छा जाते हैं और सूर्य की जो किरणें हैं वो बादलों के मध्य से छन छन कर निकलती है। तो कभी बादलों का जो रंग है, जो पहले नीला था, बाद में वो जामुनी सा हो जाता है, जामुनी रंग का हो जाता है बादल। प्रकृति बदल रही है रूप। यह बादलों का जो आवरण है वो प्रकृति के नए रूपों में प्रकट हो रहा है। कभी जामुनी रंग का दिखाई, हल्के काले रंग का दिखाई दे रहा है, कभी बहुत लाल दिखाई दे रहा है, किंतु ये सुंदर दृश्य है। ये प्रकृति की दृश्य है, प्रकृति का आकर्षण है, प्रकृति का रूप है जो हमें सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, जो उसकी सुंदरता को प्रकट कर रहा है, जो उसकी मनोभाव को प्रकट कर रहा है। ये सब चीजें, यानी ये नीला आकाश जो कभी लाल है, कभी नीला है, कभी अत्यधिक जामुनी है, ये बहुत रूप में अपने परिवर्तनशील रूप को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रकृति का जो दृश्य है, कभी नीला, कभी लाल, कभी जामुनी, कभी अति लाल, यानी बहुत अधिक ज्यादा लाल, ये प्रकृति के अनूठे रूप हैं जो हमें उस समय दिखाई देते हैं, वो सुंदर दिखाई देता है। ये सभी दृश्य प्रकृति के बदलते उस स्वरूप का चित्रण करते हैं। दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, दिवस यानी दिन की, दिवस का मतलब होता है दिन की, दिन की जो बरसात है वो सूर्यास्त का चुंबन है। अर्थात क्योंकि आकाश से जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है कि मानो दिन जो सूर्यास्त के समय इस धरती को चूम रहा हो, अपनी खुशी को प्रकट कर रहा हो, उसका चुंबन ले रहा हो, यानी अपने उस प्रेम की अभिव्यक्ति वो करता है। तो दिवस की बरसात यानी दिन की होने वाली बारिश, सूर्यास्त का चुंबन, सूर्यास्त के समय ऐसा प्रकट कर रहा है मानो वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहा हो, वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा हो। संध्या काल के समय सूर्यास्त का जो दृश्य है, क्योंकि वो लाल हो जाता है, और लाल दृश्य जो है वो प्रेम की अनुभूति कराता है। कि ऐसा अद्वितीय मधुरतम आश्चर्यजनक, कवि कहता है कि ऐसा अद्वितीय दृश्य, श्रावण मास का ये महीना जिसमें तरह तरह की प्राकृतिक जो रूप है, छटा है, वो मन को आकर्षित करती है। दिन की कभी बारिश और सूर्यास्त के समय गिरने वाली बारिश जो इस धरती के प्रति उस सूर्यास्त के उस चुंबन को या सूर्यास्त को चुंबन करती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा अद्वितीय जिसके समान दूसरा न हो, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। कवि यहाँ
अपने विचारों को प्रकट करता है। मधुरतम आश्चर्यमय, ऐसा मधुरतम, ऐसा सुंदर, ऐसा आकर्षक दृश्य, आश्चर्यमय, आश्चर्य डालने वाला, अचंभित कर देने वाला वह दृश्य कि प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है, कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि प्रकृति यहाँ अपना रूप संवारती है, अपने आप को संवारती है। कभी आंधी तूफान, कभी फूलों का खिलना, कभी मंद मंद हवा का बना, तो ये सभी प्रकृति के आश्चर्यजनक रूप है। कभी कभी आकाश बादलों का छितर जाना, जैसे बारिश के बिना जिस तरह से मिट्टी जमीन फट जाती है, वैसे फटे हुए आकाश को। तो ये जो प्रकृति है वो अपना नित्य नया जो रूप है वो उस समय प्रदर्शित करती है, जिसको देख करके मैं आश्चर्य में हो गया, आश्चर्य में घिर गया। आश्चर्य में का मतलब होता आश्चर्य से गिर जाना। ये ज्ञान पिपासा क्षितिज सपना, अर्थात अरे वही तुम में स्वप्न देगा को अनेक सत्य के शिशु। कवि कहता है कि ज्ञान की पिपासा को कभी शांत मत रहने दो, सदैव ज्ञान की लालसा अपने मन में पाले रखो। क्षितिज सपना, जैसे धरती और आकाश मिलते नहीं है फिर भी वो मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, तो ऐसे सपने पालो जिनको हम साकार करने की हिम्मत रखते हैं। जैसे धरती और आकाश मिलते नहीं फिर भी मिलते हुए से प्रतीत होते हैं। क्षितिज स्वप्न, रे वही तुम में स्वप्न देगा को अनेक सत्य की शिशु। आगे कवि कहता है ये नव भारत की तस्वीर है, स्वतंत्र भारत की तस्वीर है। अरे तुम में स्वप्न देगा को अनेकों शिशु सत्य। तुम पहचानो सत्य के वास्तविक रूप को। तुम अभी सत्य के छोटे शिशु हो। वास्तविक रूप से आजादी के लिए लोगों ने अपने कितने सपनों को बलिदान किया है, कितने लोगों को अपने आप को बलिदान किया है। तुम इस संबंध में कुछ नहीं जानते हो। तुम क्या हो? सत्य के शिशु हो, आंशिक सत्य को जान पा रहे हो। जैसे छोटा बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की न पिपासा होती उसमें, तो तुम ज्ञान के क्या हो? ज्ञान के रूप में एक छोटे शिशु हो, अबोध हो, तुम्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है। नया हृदय के गर्भ में द्रुत आ चलेंगे। कवि कहता है स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता के बाद में हमारे हृदय के गर्भ में द्रुत यानी तेज गति से हम विकास की गति में आगे बढ़े, नए हिंदुस्तान को नए रूप में सामने रखें, नए हृदय में नए सपनों को पाले। आओ हम चलेंगे, इस ओर चलेंगे। उस ज्वलन की भूमि में तू स्वयं बिछ जा, देख जलते स्पंदों में क्या उलझता ही गया है। कवि अंतिम पंक्तियों में कहता है उस ज्वलन की भूमि में, ये बलिदानों की भूमि में रही है हिंदुस्तान, ये क्रांति की भूमि रही है हिंदुस्तान। जिस तरह से हमारे क्रांतिकारी, हमारे प्राणों की बलिदान करने वाले ऐसे महान नेता जिन्होंने देश के लिए अपने संपूर्ण सुखों को, अपने सपनों को बलिदान कर दिया, हे मनुष्य तू भी उसी भांति उस धरती पर अपने आप को बिछा दे, समर्पित कर दे, न्योछावर कर दे, तभी तेरे सपने साकार होंगे। देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया। स्पंदनों का मतलब धड़कनों कि जो तेरी धड़कने हैं, तो केवल तू कई विचारों में ही उलझ कर रह जाएगा। क्या तू देश की सुंदरता को, देश की आजादी के नए उत्सवों को, नए रूपों को नहीं देख पाएगा? तुझे देखना चाहिए, तुझे सभी उलझनों से मुक्त हो जाना चाहिए। या तू केवल को उलझता ही रहेगा, या उलझता ही गया है, कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो उन बंधनों से, उन जो तुम्हें इस देश की आजादी से दूर ले जाए, तो उन सपनों को त्याग दे। सदैव अपने आप की उलझनों से मुक्त हो। तू पहले अपने जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही रहेगा। जो तेरे मन में उमंग है, जोश है, जो बहुत सारी समस्याओं से तुझे सामना करना पड़ रहा है, तो तू केवल उनसे ही मत उलझ। देश की स्वतंत्रता का आनंद उठा। देश की आजादी के बाद हमारे देश ने क्या खोया,
क्या पाया, इसके बारे में तुझे जानकारी लेनी चाहिए, न कि अपनी ही समस्याओं से तुझे जूझ जाना चाहिए या लड़ते रहना चाहिए। तो इस कविता में मुक्ति बोध ने इस कविता में जीवन की वास्तविकता को और स्वतंत्र भारत की जो हमने सपने देखे थे, जो हमने आजादी के बाद सोचा था कि भाई सभी के पास रोजगार होगा, शिक्षा होगी, सभी लोग संपन्न होंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा, ऐसे हमने आजादी के बाद जो सपने देखे थे वो साकार होने का अब समय आ गया है, क्योंकि ये कविता आजादी के बाद लिखी गई थी। इसलिए कवि मुक्ति बोध ने इसमें अपने विचारों को गति दी है। इस कविता में निश्चित रूप से कई शब्द ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजों को, स्पंदन को, यानी कि ऐसी है जो क्लिष्टता पैदा करते हैं। देखने में बहुत सरल कविता लग रही है, लेकिन इसका जो भाव सौंदर्य है, जो कलागत सौंदर्य है, कवि ने अपने अनूठे और गूढ़तम शब्दों में उसे हमारे सामने रखा है। आसान नहीं है, फिर भी हमें आसान बनाने का एक भरपूर प्रयास किया है। ये स्वतंत्र भारत के उस तस्वीर को प्रस्तुत करती है जो हमारा देश जो नया नया आजाद हुआ था, तो लोग सपनों की दुनिया में खो रहे थे। तो उन सपनों की दुनिया में खोने वाले लोगों को आंखें खोलने के यानी वास्तविकता से परिचित होने का आग्रह कवि ने किया है और ये कहा है कि अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो चुका है। हमारा देश अपना है, अपने लोग हैं, अपनी भूमि है, तो अब अपने सपने भी अपने साकार होंगे। तो तुम आंखें खोल, पहले सपनों की दुनिया में मत खो, वास्तविकता से परिचित हो। तू देख नए भारत की नई उमंग, नया उत्साह किस तरह से संचालित हो रहा है, लोग किस तरह से उत्साह में या सपनों को साकार करने में, नए सपनों को सजा रहे हैं अपनी आंखों में। सब कविता में ये भाव सौंदर्य था। अब देखिए, अब हम इसकी कलागत, हम जो सौंदर्य है, विशेषताओं को बता सकते हैं। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है, पहली विशेषता प्रयोग। दूसरी विशेषता तद्भव, तत्सम, देशज शब्द, देशज शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तीसरी विशेषता इसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। चौथी विशेषता है नव स्वतंत्र भारत की नव स्वतंत्र भारत के स्वरूप को सामने रखा है। हम लिख सकते हैं भाषा काव्य के अनुरूप है, छठी है। इसमें अभिधा और लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी विशेषताएं इस कविता को पूर्ण करती है। ये सभी हमें विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं। ये जो हमारी मुक्ति बोध है, नए विचारों के द्योतक, नई विचारधारा को सामने रखने वाले एक ऐसे कवि है। इनकी कविताएं क्लिष्ट होने का मूल कारण क्या है कि इनकी कविताएं बिंबात्मक है, बिंब को प्रस्तुत करती है और बिंब पे ही उसकी संपूर्ण चर्चा निर्भर करती है। जैसे आंख खोल आंखें, ये भी एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिरूप है। उसी प्रतिरूप को हमारे सामने कवि ने रखा है, बड़े ही गूढ़ भावों को उनमें समझाया है। तो इस प्रकार ये कविता जो मुक्ति बोध की कविता थी, ये कविता भी अपूर्ण हुई।
हमारी मुक्तिबोध की जो 3 कविताएं हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने जो पढ़ी वो थी जन जन का चेहरा एक, फिर हमने पढ़ी दूर तारा, और तीसरी कविता थी हमारे खोल आंखें। तो इस प्रकार मुक्तिबोध की आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित इन तीनों कविताओं का हमने बारी बारी से अध्ययन किया। आज की कालांश यहीं तक। थैंक यू।